नमस्कार, आप सभी का मेरे इस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा चर्चा का विषय है वर्ण विचार। वर्ण विचार। आज हम वर्ण विचार इस बिंदु पर चर्चा करेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या ऐसे भी बोर्ड्स के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये विषय को जानने के लिए आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए। अगर कहीं कुछ डाउट्स होता है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर मुझे लिखकर मुझसे वो डाउट्स क्लियर करा सकते हैं। तो शुरू करते हैं वर्ण विचार। इसके पहले के वीडियो में हमने भाषा, लिपि और व्याकरण के विषय में चर्चा किया था। भाषा दो तरह की होते हैं जो आपको पता ही है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक में हम बोलकर बताते हैं और लिखित में लिखकर बताते हैं। किसी भी भाषा को जब हम बोलते हैं या लिखते हैं या प्रकट करते हैं तो कुछ ध्वनि की आवश्यकता होती है। अगर हम लिखते हैं तो उस ध्वनि को ही हम लिपिबद्ध रूप देते हैं, या जब बोलते हैं तो उस ध्वनि का ही हम उच्चारण करते हैं। तो भाषा की जो ध्वनि होती है, जो सबसे छोटी से छोटी ध्वनि होती है, इसको जो लिपिबद्ध हम करते हैं यही वर्ण कहलाते हैं। वर्ण क्या है? भाषा की जो ध्वनि, भाषा को बोलने के लिए हम जिन ध्वनि का प्रयोग करते हैं, ध्वनि का लिपिबद्ध रूप। वर्ण क्या है? ध्वनि का लिपिबद्ध रूप ही वर्ण कहलाता है। इसको और अच्छे से समझाने के लिए, क्लियर करने के लिए मैं एक उदाहरण लेती हूँ। जैसे मैं यहाँ एक शब्द लेती हूँ, हिरण। हिरण, मैंने एक शब्द लिया। इस हिरण को बोलने के लिए या फिर लिखने के लिए हमें किन किन ध्वनियों की आवश्यकता होती है, पहले वो हम देखते हैं। इसको हम जितना हो सके पूरी तरह से इस शब्द को तोड़ते हैं। हा जमा आ, ये हा बोलने के लिए हमें आ की जो आवश्यकता होती है। देखिए इसके नीचे मैंने हलंत लगाया है। इस हलंत के विषय में भी मैं आगे बताऊंगी। हलंत लगाया है, ये अधूरा है। ये आ लगने के बाद ही ये हा उच्चारण आता है। हा, फिर इसमें ई की मात्रा है, ई। इसकी हम मात्रा लिए हैं, या हम इस ई को स्वतंत्र रूप में लिखें या फिर ये ई की मात्रा को लिखते हैं। फिर रा, फिर आ, ये दोनों को मिलाकर रा बनता है। फिर ना, फिर आ। देखिए इस हिरण को लिखने के लिए इन ध्वनियों की हमें आवश्यकता होती है। इन्हें जो हम, ये जो ध्वनियां हैं, ये जो इसको जो तोड़कर इनके जो टुकड़े हैं, ये है वर्ण। यही वर्ण कहलाते हैं। वर्ण जो है किसी भी शब्द का सबसे छोटा टुकड़ा है। इसको और तोड़ा नहीं जा सकता है। तो अभी वर्ण आपको क्लियर हो गया। वर्ण क्या है? वर्ण ध्वनियों का लिपिबद्ध रूप ही वर्ण कहलाता है। अब हम वर्ण की कुल 5 विशेषता है, इन विशेषताओं के बारे में जानते हैं। वर्ण, इसकी कुल 5 विशेषताओं को हम जानेंगे। पहला है वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्णों का खंड
नहीं किया जा सकता। वर्णों को हम और तोड़ नहीं सकते, वर्ण सबसे छोटा इकाई, इसको और खंड किया ही नहीं जा सकता है। तीसरा है वर्णों के प्रयोग से ही शब्द और वाक्य। वर्णों के प्रयोग, वर्णों को जोड़कर ही हम शब्द बनाते हैं और फिर उससे वाक्य बनाते हैं। वर्ण किसी भी भाषा की मूलाधार है। वर्णों को हम वर्णों को हम अक्षर भी कहते हैं। ये हमने 5 वर्ण की कुल 5 विशेषता देखी। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्णों का खंड नहीं किया जा सकता। वर्णों के प्रयोग से ही शब्द बनते हैं, फिर उन शब्दों से वाक्य बनते हैं। वर्ण भाषा का मूलाधार है। इसके बिना भाषा को बोलना या लिखना संभव नहीं है। वर्णों को हम अक्षर भी कहते हैं। तो ये हो गया वर्णों के कुल 5 विशेषताएं। अब हम आगे बढ़ेंगे। वर्णमाला। वर्णमाला क्या है? वर्णमाला, इसका मैं एक उदाहरण बताती हूँ आपको। जैसे जब भी बच्चे स्कूल जाते हैं या जब पढ़ना शुरू करते हैं तो पहले हम उनको ABCD, अगर इंग्लिश सिखाना हो तो ABCD सिखाते हैं, और अगर हिंदी सिखाना हो तो आ फिर क ख ये सिखाते हैं। कोई भी भाषा सिखाना हो तो उनका जो मूल जो रूप होता है, छोटा से छोटा अक्षर, उनको सिखाना शुरू करते हैं। तो इनका जो समूह, जैसे आ क ख, इनका जो टोटल समूह है, इनको हम वर्णमाला कहते हैं। इनका एक संज्ञा हम दे सकते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णों के व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध समूह को ही इसकी संज्ञा हम क्या देंगे? वर्णों के व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। इन्हें हम क्रमबद्ध रूप से ही लिखेंगे या पढ़ेंगे, सीखेंगे। तो इसे जो क्रमबद्ध तरीका होता है, इसे ही वर्णमाला कहते हैं। हिंदी के वर्णमाला के 2 रूप है। क्या है? हिंदी के वर्णमाला को, हिंदी की जो वर्णमाला है इसकी 2 रूप है। एक है स्वर और दूसरा है व्यंजन। हिंदी के वर्णमाला में 2 रूप है, स्वर और व्यंजन। तो हम बारी बारी से स्वर और फिर व्यंजन के बारे में जानेंगे। ये जो स्वर और व्यंजन व्यंजन के अंदर बहुत से कंफ्यूजन लोगों को रहते हैं कि ये क्या है, ये बिंदी क्या है। इन सारे कंफ्यूजन को, ये सारे डाउट्स को मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगी। जिन वर्णों के उच्चारण करते हुए हमें किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, और जिन वर्णों के उच्चारण करते हुए जो वायु हमारे मुंह से निकलती है वह बिना किसी रुकावट के स्वतंत्र रूप से निकलती है, तो उन्हें हम स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण क्या क्या है? हिंदी के आ, ई,
ओ और औ, ये हिंदी के स्वर वर्ण है। इनके उच्चारण करते हुए हमें किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। इनका उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से करते हैं, इन्हें हम स्वर कहते हैं। इनको उच्चारण करते हुए हमारी जो हवा जो मुंह से निकलती है वो उसको कोई भी रुकावट नहीं होती है, वो स्वतंत्र रूप से निकलती है। तो ये स्वर है। इन स्वरों में जो री जो है, री का जो उच्चारण है, ये ज्यादातर इसका तत्सम शब्दों में उच्चारण किया जाता है। तत्सम शब्द ज्यादातर संस्कृत वाले जो शब्द होते हैं उनमें री का उच्चारण आता है। अब हम इन स्वरों के भेद प्रकार क्या क्या होते हैं इसके विषय में जानेंगे। उच्चारण के आधार पर स्वरों के जो हम उच्चारण करते हैं, उच्चारण के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा जाता है। स्वरों को उच्चारण के आधार पर हम 3 भागों में बांटते हैं। हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हर्ष स्वर, हर्ष स्वर क्या है? अ, ई, उ और री, ये 4 हर्ष स्वर है। इनके उच्चारण करते हुए हमें कम समय लगता है। हर्ष स्वर टोटल 4 है, इनके उच्चारण में हमें कम समय लगता है। दीर्घ स्वर, इनके उच्चारण में हमें हर्ष स्वर से दुगुना समय लगता है। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये जो है ये हर्ष स्वर आ, ई, उ, री, ये हर्ष स्वर है। इन्हें हम मूल स्वर भी कहते हैं। हर्ष स्वर को मूल स्वर भी, हर स्वर को मूल स्वर भी कहते हैं। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये दीर्घ स्वर है। हर्ष स्वर से हर्ष स्वर को बोलने में जितना समय लगता है इसका डबल, इसका दुगना समय दीर्घ स्वर को बोलने में लगता है। देखिए अ, आ, ई, उ, री, छोटा सा उच्चारण है। ए, ऐ, ओ, औ, इनको बोलने में हमें ज्यादा समय लगता है। और एक है प्लुत स्वर, ये स्वर को बोलने में हर्ष और दीर्घ से भी ज्यादा समय लगता है, मगर इनका प्रयोग कम होता है। जैसे हम ओम लिखते हैं, इनका उच्चारण में समय ज्यादा लगता है, 3 गुना समय लगता है। ओम, इनका उच्चारण में ज्यादा समय लगता है। ये है प्लुत स्वर। तो हमने देखा उच्चारण के आधार पर स्वर के 3 भेद है, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हर्ष स्वर 4 है, अ, ई, उ, री, इनके उच्चारण में कम समय लगता है। दीर्घ स्वर आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, इनके उच्चारण में हर्ष से दुगुना समय लगता है। और प्लुत स्वर, इनके उच्चारण में 3 गुना समय लगता है। ये हो गया प्लुत स्वर। ये तो हो गया उच्चारण के आधार पर। और एक चीज, हर्ष स्वर को मूल स्वर भी कहते हैं, ये भी हम ध्यान रखेंगे। इस तरह से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। मूल स्वर कौन कौन से है? तब ये 4 मूल स्वर है। कितने हैं मूल स्वर? 4, अ, ई, उ और री। अब हम आते हैं स्वरों की मात्रा। मात्रा के
लिखने के, एक तो उच्चारण के आधार पर 3 भाग किए, अब लिखने के आधार पर हम स्वरों को 2 रूप में भागते हैं, 2 रूप में बांटते हैं। एक तो है स्वतंत्र रूप से, और एक होता है स्वरों को लिखने के आधार पर 2 तरह से हम लिखते हैं। एक तो स्वतंत्र रूप में हम लिखते हैं स्वरों को, जैसे आ, म, आ, यहाँ आम स्वतंत्र है, इमली, इमली, इक, ये हो गया स्वरों का स्वतंत्र रूप। इसमें हम स्वरों को डायरेक्ट लिखते हैं, स्वतंत्र रूप में लिखते हैं, और व्यंजनों के साथ मिलाकर लिखते हैं। जैसे किसी भी व्यंजन का अगर हम उच्चारण करें तो उसमें स्वर की आवश्यकता होती है। एक तो है ये आ है, आ की आवश्यकता हर व्यंजन में प्रयोग की जाती है, मगर व्यंजनों के साथ मिलाकर जो लिखते हैं इनका जो रूप होता है इन्हें हम मात्रा कहते हैं। जैसे आ की कोई मात्रा नहीं होती, आ की मात्रा ये है, ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, ऊ की मात्रा, री की मात्रा, ए की मात्रा, ऐ की मात्रा, इसी तरह ओ की मात्रा और औ की मात्रा। यह जो मात्रा है, इन मात्राओं को हम व्यंजनों के साथ प्रयोग करते हैं मात्रा के रूप में। तो स्वरों को प्रयोग के आधार पर 2 तरह है, एक स्वतंत्र रूप में जिन्हें हम डायरेक्ट लिखते हैं, और एक व्यंजनों के साथ मिलाकर इन्हें हम मात्रा के रूप में प्रयोग करते हैं। आ की कोई मात्रा नहीं होती है, मगर किसी भी व्यंजन को लिखने के लिए हमें आ की आवश्यकता होती है। यहाँ पर मैं एक चीज हलन के बारे में मैं अभी आपको बताऊंगी। जैसे किसी भी व्यंजन क को लिखने के उच्चारण करने के लिए क, इसमें आ का उच्चारण आता है। अगर इसे हम तोड़ते हैं, क जमा आ, फिर ये क बनता है। क लिखने के लिए हमें क जमा आ, क के नीचे जो ये तिरछी जो रेखा खींची है, इसको हम हल या फिर हलंत, हल या फिर हलंत कहते हैं। इसका अर्थ मतलब क का आधा, ये क का पूरा का नहीं, आधा का, फिर इसमें अ मिलाएंगे तब ये क पूरा का बनेगा, ये हलंत। अगर इसमें अगर ये कोई भी शब्द लिखना जिसे हमें आधा लिखना होगा, जैसे बच्चा, ये च का मतलब आधा च, अगर इसको हम हटा देते हैं तो ये पूरा च हो जाता है। अगर ये क के नीचे अगर हलंत हटा देंगे तो हमें ये आ को भी हटाना पड़ेगा, फिर ये ऐसे आ जाएगा। जब इसके नीचे हलंत लगाएंगे तब हमें आ को जोड़ना पड़ेगा इसके उच्चारण के लिए, तब ये पूरा का पूरा उच्चारण क बनता है। इसी तरह ख, ग और बाकी व्यंजनों में भी है। ये तो हो गया हलंत। अब हम हिंदी के जब हम लोग बच्चों को सिखाते हैं या जब हम सीखते हैं तो हमें आ के साथ हम अंग आह जो लिखते हैं विसर्ग, हम बच्चों को जब सिखाते हैं तो आ ई उ री ए ऐ ओ औ अंग और ये भी दोनों सिखाते हैं, मगर इनको हम
स्वरों के रूप में इसको हम काउंट नहीं करते, इनको हम गिनते नहीं है। ये दोनों है, ये दोनों अंग और अह जो है ये ना ही तो स्वर है और ना ही तो व्यंजन है। इन्हें हम स्वर भी नहीं कहते और व्यंजन भी नहीं कहते हैं, तो इन्हें हम अयोग वाह कहते हैं। जो अंग और अह जो है इन्हें हम अयोगवा कहते हैं। तो अयोगवा कौन कौन है? अंग और अह। अब इस अंग को अनुस्वार कहते हैं। अब देखिए ये जो अंग और आ है, इस अंग को अनुस्वार कहते हैं। इसको किसी भी शब्द को लिखने के ऊपर इसका उच्चारण होता है। जैसे अंडा, ये यहाँ पर अंग से अंडा बना, इसका उच्चारण ना से होता है, नासिका से होता है, अंडा। ये है अनुनासिक। अनुनासिक का जो उच्चारण होता है ना, नाक और मुंह दोनों से होता है। अनुनासिक का उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है। देखिए जैसे अनुनासिक के उच्चारण में हवा जो है मुख और नासिका दोनों से निकलती है। इसका उच्चारण कुछ इस तरह से होता है। अगर यहाँ मैंने दो शब्द लिए, एक हंस और एक हंस। इस हंस में अनुस्वार लगा है, इसका उच्चारण करते समय हवा नाक से निकलेगी, हंस। और ये हंस का उच्चारण करते समय हवा नाक और मुंह दोनों से निकलेगी, हंस 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 हंस। ये अंतर है। विसर्ग, इसका उच्चारण ज्यादातर विसर्ग जो है इसका उच्चारण हा के जैसे होती है। ज्यादातर तत्सम शब्दों में इसका प्रयोग होता है। जैसे प्रातः, दुख। देखिए इसका उच्चारण करते हुए हा, ये ह का जैसा उच्चारण होता है। विसर्ग ज्यादातर ये तत्सम शब्दों में प्रयोग होता है। और एक जो वर्ण है री, और एक जो वर्ण है री, री का भी ज्यादातर तत्सम शब्दों में प्रयोग होता है। री की मात्रा इस तरह होती है, इसका भी ज्यादातर प्रयोग तत्सम शब्दों में होता है। री का प्रयोग, री को हिंदी में रा में ई की मात्रा री का जैसा ही प्रयोग किया जाता है, मगर तत्सम शब्दों के सही उच्चारण के लिए री को लिया गया है। जैसे री, री जो है, री का प्रयोग लगभग समाप्त हो चुका है अभी हिंदी में इसका उच्चारण के लिए। ज्यादातर तत्सम शब्दों के लिए री का प्रयोग, री शब्द का प्रयोग किया जाता है। एक और जो है, एक और शब्द है आगत स्वर। आगत स्वर क्या है? हिंदी में, हिंदी का उच्चारण जो है, जो ध्वनियां हम उच्चारण करते हैं उसी को सही रूप में लिखते हैं। इसके लिए हिंदी में एक नया आगत स्वर का लिखावट कुछ इस तरह होती है। हिंदी में जो हम बोलते हैं, जो ध्वनियां हम बोलते हैं उसी को सही रूप में, हूबहू उसी रूप में हम लिखते हैं। जो ये जो आगत स्वर है, अंग्रेजी के शब्दों के उच्चारण के लिए इसका प्रयोग होता है।
इसके उच्चारण में आ और ओ, इन दोनों के मेल से इसका उच्चारण होता है। जैसे मैं कुछ उदाहरण देती हूँ। जैसे अंग्रेजी के एक शब्द है हाल, इसको अगर हम हिंदी में लिखें तो हम लोग इस तरह लिखते हैं हाल, इसका उच्चारण होगा हाल। हाल देखिए यहाँ आ और ओ दोनों आ रहा है। जैसे बैल या बाल, यहाँ पर आ और ओ दोनों का उच्चारण हो रहा है। बॉल, बॉल, आ और ओ दोनों का उच्चारण हो रहा है। ये तो हो गया आगत स्वर। स्वर की हम जानकारी ले चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं व्यंजन की ओर। अब हम चर्चा करते हैं व्यंजन। व्यंजन की, व्यंजन का उच्चारण करने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। स्वरों के मेल से ही व्यंजन का उच्चारण होता है। उच्चारण के आधार पर स्वरों व्यंजनों के कई भाग होते हैं। व्यंजनों का जो हम उच्चारण करते हैं जैसे क, ख, ग, घ, ये सब कंठ से होते उच्चारण होती है। किसी को उच्चारण करते हुए दांत को स्पर्श कर, हमारी जीवा जो है दांत को स्पर्श करती है। किसी को उच्चारण करते समय तालु को स्पर्श करती है। इस तरह जो स्पर्श करते हुए व्यंजन आते हैं इन्हें हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन। इसके बाद कुछ आते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। और कुछ आते हैं ऊष्म। ऊष्म व्यंजन। फिर कुछ होते हैं संयुक्त व्यंजन। उच्चारण के आधार पर, जीवा के स्पर्श के आधार पर व्यंजन के कई भेद है। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। एक और होते हैं द्वित व्यंजन। द्वित व्यंजन हम बारी बारी से इनकी चर्चा करेंगे। स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या है? इसके उच्चारण करते समय हमारी जो जीवा जो है मुंह के अनेक अलग अलग भागों पर स्पर्श व्यंजन क्या है? स्पर्श व्यंजन के उच्चारण करते समय हमारी जो जीवा है मुंह के अलग अलग भागों को स्पर्श करती है। तालु को, होठ को, दांत को, कंठ को, कंठ मतलब गले को, उनको स्पर्श करते हुए इन व्यंजनों का उच्चारण होता है। इसीलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनमें क से लेकर म तक आते हैं। क से लेकर म तक आते हैं। क, ख, ग, घ, ड़। स्पर्श व्यंजन, पहले हम स्पर्श व्यंजन पर चर्चा करते हैं, फिर एक एक कर इन पर चर्चा करेंगे। स्पर्श व्यंजन के भी कई भाग हैं। स्पर्श व्यंजन में कई वर्ग हैं। क वर्ग, क, ख, ग, घ, ड़,
च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, मूर्धन्य, त, थ, द, ध, दंतना, प, फ, ब, भ, म। ये जो व्यंजन है क से लेकर म तक, ये सारे स्पर्श व्यंजन हैं। इनको उच्चारण करते हुए हमारी जीवा जो है मुंह के अलग अलग भागों को स्पर्श करती हुई उच्चारण करती है। जैसे इसमें क वर्ग है, इनको अलग अलग, इन वर्गों का इसका अलग अलग नाम है। ये है क वर्ग, ये है च वर्ग, ये है ट वर्ग, त वर्ग, और ये है प वर्ग। इनका अलग अलग वर्गों, इनका अलग अलग नाम दिया गया है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। मगर इनका उच्चारण करते समय हमारी उच्चारण कहाँ से होती है? इसका उच्चारण करते समय उच्चारण जो होती है कंठ, उच्चारण कंठ से होती है, कंठ से होती है। इसके उच्चारण करते समय उच्चारण तालु से होती है। जीवा जो है तालु को टच करती है। और ट वर्ग के उच्चारण करते समय जीवा मूर्धा को टच करती है, मतलब तालु, मुंह को और तालु को टच करती है। त वर्ग को उच्चारण करते समय जीवा जो है दांत, दांत को टच करती है। त, थ, द, ध, दंत, ये सारे दांत को टच करते हैं, दांत को टच करते हैं। प वर्ग प, फ, ब, भ, म। उच्चारण करते समय हमारे ओठ, ओठ को टच, ओठ जो है टच होता है, इसलिए ये ओष्ठ को है। ये क, कंठ से निकलता क, आवाज जो है हवा कंठ को टच करती हुई निकलती है। क, ख, कंठ को। फिर से मैं दोहराती हूँ। क वर्ग जो है कंठ को टच, कंठ से आवाज आती है। च वर्ग तालु से, ट वर्ग मूर्धा से, त वर्ग दांत से और प वर्ग ओष्ठ, मतलब ओठ को टच करती है। यह है स्पर्श के आधार पर इन व्यंजनों को हम, इन व्यंजनों के भेद। स्पर्श के आधार पर व्यंजन कुल कितने हैं? 25 है, 25 है। स्पर्श के आधार पर कुल व्यंजन 25 है। अब हम इसके आगे देखते हैं। नंबर 2 था अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या है? यह संख्या में कुल 4 है। ये है य, र, ल और व। ये कुल संख्या में 4 है। अंतस्थ व्यंजन संख्या में 4 है। अंतस्थ, अंतस्थ का अर्थ हुआ बीच में स्थित। इनका जो उच्चारण है य, र, ल, व, इनका उच्चारण स्वर और व्यंजन के उच्चारण की बीच की स्थिति में आती है। आदि स्वर और आदि व्यंजन जैसे उच्चारण होती है, इसलिए इसे अंतस्थ, बीच के भाग में रखा गया। इनकी संख्या 4 है। तीसरे नंबर में था उष्ण व्यंजन। उष्ण व्यंजन ये भी संख्या में 4 है। ये भी संख्या में कुल 4 है। इनके उच्चारण करते समय
हवा जो मुंह से निकलती है थोड़ी उसमें गर्म हवा की जैसे निकलती है, हल्का कहे यूं जैसे सीटी के जैसे आवाज निकलती है, हल्की सी सीटी से आवाज निकलती है ये उच्चारण करते समय, इसलिए हवा जो है गर्म निकलती है, इसलिए इसे उष्ण व्यंजन कहा गया है। ये भी संख्या में कुल 4 है। अब हम आते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या है? जब 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से कोई व्यंजन बना हो तो उन्हें, जब 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से कोई नया व्यंजन बना हो तो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये संयुक्त व्यंजन क्या क्या है? श, त्र, ज्ञ और श। ये 4 जो है, ये भी संख्या में 4 है। ये जो है संयुक्त व्यंजन है। अब देखिए अक्षर, अक्षर में क्या क्या मेल है? अक्षर बना है क, श और अ के मेल से। क, इन तीनों के मेल से ये अक्षर बना है। श, त्र बना है इन संयुक्त व्यंजनों को मैं फिर से बताती हूँ। अक्षरों को लिखने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? क, अक्षर। त्र को लिखने के लिए हमें क्या चाहिए? त्र। ज्ञ को लिखने के लिए हमें चाहिए अ, और श्र को लिखने के लिए हमें चाहिए तो यहाँ हम देखते हैं इन तीनों के योग से ये वर्ण बने हैं, इसीलिए इन्हें कहते हैं संयुक्त व्यंजन। इन्हें कहते हैं संयुक्त व्यंजन। ये कितने हैं? कुल 4 है। ये हो गया संयुक्त व्यंजन। अब हम देखते हैं द्वित व्यंजन। द्वित व्यंजन क्या है? द्वित व्यंजन के बारे में जानेंगे हम। द्वित व्यंजन क्या है? जब 2 समान व्यंजनों के मेल से एक नया व्यंजन बनता है तो उन्हें हम द्वित व्यंजन कहते हैं। जब 2 समान एक ही जैसे 2 व्यंजन को मिलाकर एक नया व्यंजन बनता है तो उन्हें हम द्वित व्यंजन कहते हैं। जैसे जो क को मिलाकर एक नया व्यंजन बना, आधा क और क, इसे बोलते हैं ना हम लोग। ये जो व्यंजन बना इसे बोलते हैं द्वित व्यंजन। इसका हम लोग प्रयोग देखते हैं, जैसे कक्कू, या फिर अब हम लोग देखेंगे द्वित व्यंजन। द्वित व्यंजन के बारे में जानेंगे। द्वित व्यंजन क्या है? जब 2 समान व्यंजनों के मेल से एक नया व्यंजन बनता है तो उसे हम द्वित व्यंजन कहते हैं। जैसे क और क, इनके मेल से
ये एक नया व्यंजन बना जो कि द्वित्व व्यंजन कहलाता है। इसका हम उदाहरण देखते हैं, जैसे पक्का। इसमें देखिए ये दोनों को मिलाकर, द्वित्व व्यंजन को मिलाकर पक्का शब्द बना। एक और उदाहरण देखते हैं, चौ जमा चौ, इनको मिलाकर ये ऐसा शब्द बनता है चौ जमा चौ। इनका एक उदाहरण देखते हैं, कच्चा। इस तरह से दो समान व्यंजनों के मेल से जो व्यंजन बनता है उन्हें हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। अब हम कुछ दो आगत व्यंजनों के बारे में जानते हैं, अन्य व्यंजन के बारे में जानते हैं। जैसे ये ध के नीचे और ये र के नीचे, इनके नीचे जो ये नुक्ता लगाया जाता है, ये ट वर्ग वाले ढ का ही रूप है और ये ड का ही रूप है। इसके नीचे नुक्ता लगाकर एक नए व्यंजन का प्रयोग किया जाता है। इन्हें हम अन्य व्यंजन कहते हैं। इनका उच्चारण ढ का जो उच्चारण होता है ढ, और इसका उच्चारण होता है ढ। द्वित्व व्यंजन। अब हम देखेंगे अतिरिक्त व्यंजन। अतिरिक्त व्यंजन क्या है? अतिरिक्त व्यंजन ड और ढ, ड और ढ के नीचे बिंदी लगाकर, नुक्ता लगाकर जो प्रयोग किया जाता है, इन्हें हम अतिरिक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे सड़क, इनका उच्चारण ड और न के मिला हुआ रूप होता है सड़क। पढ़ाई, ध और न का जैसा उच्चारण होता है। ये है हिंदी के दो अतिरिक्त व्यंजन। अब हिंदी का जो सही उच्चारण करने के लिए, हिंदी में अ आ में हम लोग ओ और औ जो है वो अंग और अह जो है इनको कहते हैं अयोगवा। अयोगवा हिंदी अंग्रेजी शब्दों के सही उच्चारण के लिए, जैसे ये इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसका उच्चारण ओ, हिंदी में कुछ वर्णों पर, जैसे ज के नीचे या फ के नीचे या क के नीचे इस तरह से नुक्ता लगाकर कुछ वर्णों का प्रयोग किया जाता है। ये अरबी या फारसी शब्दों के सही उच्चारण के लिए इस तरह के वर्णों का प्रयोग किया जाता है। ये जो नीचे बिंदी लगती है, इन्हें हम नुक्ता कहते हैं। व्यंजन के ये भेद तो हमने देखे। अब श्वास वायु, व्यंजन को बोलते समय जो श्वास वायु जो हमारे बाहर निकलते हैं, इनके आधार पर व्यंजनों को दो भागों में बांटा जाता है। श्वास वायु के आधार पर व्यंजनों के भेद। श्वास वायु के आधार पर व्यंजन भेद। श्वास वायु के आधार पर व्यंजनों को हम दो भागों में देखते हैं। एक है अल्प प्राण, अल्प प्राण, और दूसरा है श्वास वायु के आधार पर व्यंजनों के दो भेद होते हैं, दो भागों में बांटा जाता है। अल्प प्राण और
अल्पप्राण और महाप्राण, ये दो भागों में बांटा जाता है, अल्पप्राण और महाप्राण। प्राण, प्राण का मतलब होता है जीवन, श्वास, हम लोग श्वास जो लेते हैं, जीवन, श्वास से ही हमारा जीवन चलता है। अल्पप्राण, जिसको बोलने के लिए, जिनके उच्चारण करने के लिए श्वास वायु कम निकलती है, उन्हें हम अल्पप्राण, उन व्यंजनों को हम अल्पप्राण बोलते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु कम निकलती है उन्हें हम अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं, और जिनके उच्चारण में श्वास वायु ज्यादा निकलती है उन्हें हम महाप्राण कहते हैं। तो आइए देखते हैं अल्पप्राण और महाप्राण कौन कौन है। पहले हम अल्पप्राण को देखते हैं। अल्पप्राण कौन कौन से हैं? व्यंजन के जितने भी वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, जितने भी वर्ग हैं सभी के पहला, तीसरा और पांचवा, पहला वर्ग, तीसरा और पांचवा, जैसे क वर्ग के पहला वर्ण है क, तीसरा ग और पांचवा अड़, ये तीन जो है अल्पप्राण है। च वर्ग के च, ज, य, ट वर्ग के ट, ड, मूर्धन्य, इसी तरह स वर्ग के और त, द और दंत न, और प वर्ग के प, ब और म, ये जो है ये अल्पप्राण है। क, ड, र, क, ड, अड़, च, ज, य, ट, ड, न, त, द, न, प, ब, म। इसके अलावा ये जो र है ये य, र, ल, व, य, र, ल, ये जो है ये भी अल्पप्राण है। तो ये अल्पप्राण टोटल कुल कितने हो गए? ये 20 जो है टोटल, ये है अल्पप्राण। ये कुल जो 20 है ये अल्पप्राण व्यंजन है। अब हम देखते हैं महाप्राण। महाप्राण व्यंजन क्या है? महाप्राण व्यंजन क्या है? प्राण मतलब वायु, जो वायु निकलता है, इस प्राण ने बताया अल्पप्राण के बारे में जो आपने देखा। महाप्राण जिन वर्णों के उच्चारण में हमारे मुंह से जो श्वास वायु है अधिक मात्रा में निकले उन्हें हम महाप्राण कहते हैं। हिंदी के व्यंजन में प्रत्येक वर्ग के दूसरा और चौथा, जैसे क वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ग, क वर्ग का दूसरा वर्ग ख और चौथा वर्ग घ, च वर्ग का आप देखेंगे च वर्ग का दूसरा वर्ग छ और झ, ट वर्ग का दूसरा वर्ग ठ और चौथा ढ। इसी तरह क वर्ग, त वर्ग और प वर्ग के दूसरे और चौथे वर्ण थ और ध, प वर्ग का दूसरा फ और भ। ये जो है महाप्राण वर्ण है। इनके महाप्राण है जो इनके उच्चारण में हमें हमारे मुंह से जो श्वास वायु है अधिक मात्रा में निकलती है, इसलिए इन्हें महाप्राण कहते हैं। इनके अलावा जो ढ है ये और
श, मूर्धन श, दंत स और हा, ये 5 भी महाप्राण व्यंजन है। इनके उच्चारण में हमें श्वास वायु अधिक मात्रा में निकलता है और समय भी थोड़ा अधिक लगता है। तो ये महाप्राण क्लियर हो गया। अभी आपको अल्पप्राण और महाप्राण क्लियर हो गया है। अभी हम आगे कुछ और देखेंगे। अब हम र के ऊपर विभिन्न स्वरों के मात्राओं का प्रयोग जो होता है, बाकी व्यंजनों से र का प्रयोग कुछ अलग होता है। अब हम इसको जानेंगे। र के विभिन्न गुच्छ रूप, अब हम इसको देखेंगे। र, पहले तो हम ये देखते हैं र के विभिन्न गुच्छ रूप क्या क्या है। पहला हम देखते हैं र के ऊपर ऊ की जो मात्रा होती है ये, और ऊ इसकी जो मात्रा ये होती है, इसका प्रयोग र के ऊपर बाकी व्यंजनों से अलग होता है। किसी भी व्यंजन पर इन मात्राओं का प्रयोग होता है तब ये मात्रा व्यंजन के नीचे लगती है। जैसे अगर हम क पर अगर ऊ का प्रयोग करें कु, क पर अगर ऊ का प्रयोग करें कु, इस तरह से होता है। मगर जब इन्हीं मात्राओं को हम र पर प्रयोग करेंगे, र पर अगर हम ऊ की मात्रा का प्रयोग करेंगे तो ये इस तरह से आएगा, नीचे नहीं आएगा बल्कि बीच में आएगा। और र के ऊपर जब हम ऊ की मात्रा का प्रयोग करेंगे ये भी बीच में आएगा, मगर इसका रूप कुछ इस तरह होगा। ये तो हो गया र पर ऊ और ऊ की मात्रा का प्रयोग। अब इसका एक दूसरा रूप देखते हैं। र जब खुद स्वर रहित होता है, अर्थात र के नीचे जब हलंत लगाते हैं, किसी भी व्यंजन को नीचे लगाने से वो स्वर रहित होता है। इस रूप में जब र किसी व्यंजन से पहले आता है तो वो उसके शीर्ष पर स्थान ग्रहण करता है, शीर्ष पर स्थान धारण करता है। जैसे पर्वत, कर्म, दर्पण, ये जो शब्द है इनमें र जो है, देखिए ये र का ऊपर प्रयोग है। इसका कंफ्यूजन बहुत किसी को रहता है। ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी ये ऊपर आता है फिर भी र का उच्चारण होता है, कभी नीचे आता है फिर भी र का उच्चारण होता है। मगर इन सारे चीजों को क्लियर करने के लिए आप इन्हें ध्यान से सुनिए। जब र खुद स्वर रहित होता है और किसी व्यंजन के पहले आता है, जैसे इसे हम तोड़कर देखते हैं। प जमा र जमा व जमा त, यहाँ पर देखिए र जो है स्वर रहित है, तब इसका ये पर्वत बनता है। इसी तरह इसको हम तोड़ते हैं, कर्म को अगर हम तोड़ते हैं, क जमा र जमा म, अगर र खुद स्वर रहित हो और किसी व्यंजन से पहले स्थान ग्रहण करे, देखिए ये व के पहले स्थान ग्रहण किया है तो ये व के शीर्ष पर चला गया है। ये म के पहले स्थान ग्रहण किया है तो ये म के शीर्ष पर गया है। इसी तरह हम दर्पण को देखते हैं। दर्पण में भी यही है, द जमा र जमा प जमा न। यहाँ देखिए र प से पहले स्वर रहित है तो ये प के ऊपर स्थान ग्रहण करता है, ये दर्पण होता है। ये तो हो गया र खुद स्वर रहित हो और किसी वर्ण से पहले आए। और अब हम देखेंगे इसी र का प्रयोग जब स्वर रहित किसी व्यंजन से पहले आता है। र जब किसी स्वर रहित व्यंजन के बाद आता है। अभी तो पहले हमने देखा र जब खुद स्वर रहित रहता है, मगर र जब पूरे स्वर सहित होता है और किसी स्वर रहित व्यंजन से पहले आता है
तो कैसे प्रयोग होता है। जैसे ये तो हमने देखा र जब खुद स्वर रहित होता है तब इसका प्रयोग। अब हम देखेंगे र जब किसी स्वर रहित व्यंजन के बाद आता है। जैसे ये एक स्वर रहित व्यंजन है प, इसमें हलंत है मतलब ये स्वर रहित है, इसके बाद अगर र आता है तो इसका प्रयोग कैसे होता है, इसका नीचे प्रयोग होता है, ये हम देखेंगे। ये मैंने कुछ व्यंजनों को लिया, यहाँ पर देखिए र स्वर रहित व्यंजन के बाद आ रहा है तो इसका प्रयोग इस तरह से होगा, प्रणाम, तब ये इसका नीचे प्रयोग होता है, प्रणाम। इसी तरह से कुछ और शब्द देखेंगे हम, इसी तरह से एक और देखेंगे, द्रव्य और ग्रहण, इनमें देखिए क्या अंतर है। द्रव्य द जो है आधा है, र पूरा है, व पूरा है, तो द के बाद द आधा है, स्वर रहित है, इसके बाद र है, इसके बाद व है, तो ये द्रव्य हो जाता है। इसी तरह ग्रहण, ग आधा है, स्वर रहित है, फिर र है, फिर ह है, फिर न, तो इसका हो गया ग्रहण। यह हमने देखा र किसी स्वर रहित व्यंजन के बाद आता है तो उसका स्थान नीचे होता है, वो नीचे स्थान ग्रहण करता है। द्रव्य, ग्रहण, प्रणाम इनके धारण है। अब हम देखते हैं कुछ विशेष वर्ण, जैसे ट, जैसे ट, ठ, ड और ध, ट, ठ, ड, ढ, स्पेशली इन स्वर रहित, देखिए इन सारों के नीचे हलंत लगाया मैंने, इन चारों के स्वर रहित होने पर र का जो स्थान नीचे होता है वो कुछ अलग रूप धारण करता है। जैसे ट, इसके बाद अगर र का प्रयोग होता है, मैंने यहाँ कुछ वर्ण लिए, ये क्या हो गया, देखिए ट के बाद र का प्रयोग हुआ, ये इसका रूप इस तरह से होगा नीचे, ट्रक। इस तरह एक और देखते हैं, ड स्वर रहित है, इसके बाद र, इसके बाद मैंने एक और वर्ण लिया म, तो इसका ड्रम, इस तरह से होता है। ये जब ट, ठ, ड, ढ स्वर रहित हो और इसके बाद र का प्रयोग हो तो र का स्थान नीचे इस रूप में आता है। अब हम देखेंगे तो जो है तो और र मिलकर ये एक संयुक्त व्यंजन है, इसके मिलके त्र बनता है और श जमा र मिलकर श्र बनता है। ये तो हमने संयुक्त व्यंजन है, इनके बारे में देखा। तो इसी तरह त स्वर रहित त के बाद अगर र का उच्चारण होता है तो ये त्र इस तरह का रूप धारण करता है और श के नीचे हलंत हो और र उसके बाद र का प्रयोग हो तो इस तरह का रूप धारण करता है। जैसे इसे मैं तोड़ती हूँ, मैं पहले वर्ण को तोड़ती हूँ त्र को, तो अगर हम लिखते हैं त्रिभुज, अगर हम त्रिभुज लिखते हैं और उसको तोड़ते हैं, त्रिभुज ये शब्द लिखे और इसे अगर हम तोड़ते हैं तो ये इस तरह से तोड़ कर आएगा। देखिए इसे तोड़ने के बाद ये आएगा त आधा तो स्वर रहित त, र, ई, भ, उ, ज, त्रिभुज, ये इस तरह से टूटता है। इसी तरह अगर हम श्रम
श्रम ये शब्द लेते हैं और इसे तोड़ते हैं तो ये इस तरह से स्वर रहित स र म इस तरह से तोड़ कर आता है श्रम। तो ये हमने र के विभिन्न प्रयोग, र के विभिन्न प्रयोग का, र के विभिन्न गुच्छ रूप के प्रयोग के बारे में जाना। इससे जो र के प्रयोग का जो बहुत डाउट रहता है बहुत किसी को, ये अवश्य क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स पर लिखें और पूछें, मैं इनका जवाब देने का जरूर कोशिश करूंगी। देखते हैं आगत ध्वनियां। हिंदी के वर्ण विचार में ये आगत ध्वनियां, ये क्या है आगत ध्वनियां? हिंदी भाषा के प्रयोग में वर्ण विचार में कुछ ध्वनियां जो होती है, जैसे का के नीचे बिंदी, खा के नीचे ये बिंदी, गा के नीचे बिंदी, जा के नीचे बिंदी, हा के नीचे बिंदी, ये जो वर्णों के नीचे बिंदी लगाकर जो प्रयोग किया जाता है, ये अरबी और फारसी के कुछ शब्दों के उच्चारण के लिए, कुछ शब्दों के प्रयोग के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इन्हें आगत ध्वनियां कहा जाता है। इन सब में ज और ये दोनों का प्रयोग ज्यादा किया जाता है। इनका प्रयोग अभी कम किया जाने लगा, इनका मूल रूप में ही प्रयोग किया जाता है। इन दोनों का प्रयोग अधिकतर किया जाता है। अब ये प्रश्न आता है कि इनका प्रयोग कब करें, कब इन बिंदी लगाकर प्रयोग करें और कब बिना बिंदी लगाकर प्रयोग करें। ये इनके नीचे जो ये बिंदी लगती है, इन्हें नुक्ता कहा जाता है। ये जा के नीचे जो बिंदी लगी है और फा के नीचे जो बिंदी लगी है, इन्हें नुक्ता कहा जाता है। इनका प्रयोग तब होता है जब शब्दों के अर्थ अलग अलग हो। जैसे फन, फन का मतलब होता है सांप का, फन जो होता है वो सांप का फन, और ये एक फन है। फन इसका मतलब होता है हुनर, कौशल। देखिए दोनों में अंतर अगर होता है तब इनका प्रयोग कर कर हम ये बताते हैं। जैसे जरा, जरा मतलब बुढ़ापा, और ये जरा मतलब थोड़ा, थोड़ा। एक और उदाहरण देखते हैं हम। सजा मतलब सजावट, या फिर सजा हुआ, और ये सजा का मतलब हो गया दंड। देखिए यहाँ अंतर हो गया। तो ये नुक्ता का प्रयोग कहाँ किया जाता है ये भी हम देख चुके हैं। उम्मीद करती हूँ इस वर्ण विचार इसमें आपको बहुत कुछ समझने में आ गया होगा। जाते जाते मैं एक बार ये बता दूं कि टोटल वर्ण कितने होते हैं। ये बहुत बार गलतियां कर लेते हैं सभी। हिंदी में स्वर कितने होते हैं? 11। व्यंजन स्वर 11, स्पर्श वर्ण 25, जिसमें का वर्ग, च वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग मिलाकर 25। उष्ण वर्ण
4, अंतिस था 4, अतिरिक्त वर्ण 2, अयोगवाह 2, संयुक्त वर्ण 4, अतिरिक्त वर्ण 2, अयोगवाह 2। ये कुल मिलाकर कुल 52 है। ये स्वर वर्ण 11 है, आ से लेके औ तक, आ ई उ री ए ओ औ। स्पर्श वर्ण 25 है, कावर, चवर, टावर, तावर, पावर के कुल मिलाकर 25 है। उष्ण वर्ण 4 है, अंतस्थ वर्ण 4 है, संयुक्त वर्ण 4 है, अक्षर त्र ज्ञ श्र। अतिरिक्त वर्ण 2 है, अंग और अतिरिक्त वर्ण 2 है, ढ के अड़ा और अड़ा, और अयोगवाह 2 है। ये कुल मिलाकर कुल 52 है। तो ये वर्ण विचार को उम्मीद करती हूँ आपको सब समझ में आया होगा। और अगर कहीं कुछ डाउट है, कुछ जानना हो, तो आप प्लीज हमें मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर मुझे बताएं, ताकि मैं आपके डाउट क्लियर कर सकूं। मुझे ये क्लियर करने में बहुत खुशी होगी। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।